अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हमने स्टार्ट किया हुआ एथेरोस्क्लेरोसिस। आई एम सॉरी मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि मैं इसको जल्दी ख़त्म करूं, लेकिन एक्चुअली चीज़ें ज़रा समझाने वाली हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट स्टिल मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से इसको आपको कंप्लीट करा दूं ताकि आपके ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास था पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में मैंने आपसे कहा है कि पहला स्टेप है कि जब तक इंजरी नहीं होगी तब तक कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ है वेसल वॉल का इंजर होना, जिसमें पहली चीज़ थी जो हेमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेज है जो हम कर चुके। दूसरी चीज़ है हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। अब मैंने आपसे कहा था कि आपका लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बॉडी में किसी भी सूरत में अगर ज्यादा हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, इट कॉजेज इंजरी टू द वेसल वॉल। अब इंजरी किस मैकेनिज्म से होती है वेसल वॉल की, उसमें हमारे पास जो पहला मैकेनिज्म है वो ये कि जब भी लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज्यादा होता है तो उसके रिजल्ट में फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन हो जाती है। मैंने आपको कहा कि फ्री रेडिकल्स बहुत हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। अब इसमें एक मसला ये करते हैं कि ये जो बना बनाया हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है ना, नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता है कि वेजोडाइलेटर है। जब बहुत ज्यादा ये एक्टिव स्पीशीज हमारे पास प्रेजेंट होगी, इस नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं और इसको डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब इसके साथ ये कंबाइन करेंगे तो ये नाइट्रस डाइऑक्साइड बन जाएगा। नाइट्रस डाइऑक्साइड तो वेजोडाइलेटर नहीं है, हमारा एनओ वेजोडाइलेटर होता है। तो फिर इसका वेजोडाइलेटर एक्शन ऐसा ऐसा खत्म होगा तो एक ये चीज बनेगी जो कि इंजरी करती है। और फ्री रेडिकल्स ना सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड के साथ बल्कि और बहुत सारी चीजों के साथ कंबाइन कर करके ना उनको खराब करते हैं, जो कि वेसल वॉल को इंजर करते हैं। तो पहला काम तो ये हो रहा होता है। दूसरा काम हमारे पास जो क्रॉनिक हाइपरलिपिडीमिया ना, याद रखना एक्यूट हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, यानी थोड़े टाइम के लिए 10 दिन के लिए 2 दिन के लिए आपका लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज होना कभी भी इंजरी नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत इंक्रीज अगर हो भी जाएगा तो वैसी वाली इंजरी नहीं करेगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, क्रॉनिक हाइपरलिपिडीमिया ये क्रॉनिक हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया करती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास जो इसकी वजह से हो रही होती है वो ये होती है कि जब आपका लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है ना ब्लड में, मतलब सर्कुलेट कर रहा है बहुत ज्यादा लिपोप्रोटीन, डेफिनेट सी बात है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ से ज्यादा आपके पास एलडीएल की फॉर्म में ही आता है, टैग्स की फॉर्म में आता है, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में, ठीक है। तो एलडीएल और जब टैग्स यहाँ पर ज्यादा सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो अब ये जरूरत से नॉर्मल अमाउंट में होंगे तो इट्स फाइन, जरूरत से ज्यादा होंगे तो ये क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इंटिमल लेयर यानी कि जो वेसल की इनर मोस्ट इंटिमा है इसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा है ना, ये चीजों के साथ टकरा रहे हैं, ये रास्ते में आने वाले ब्लड सेल्स के साथ टकरा रहे हैं, कभी इधर धक्का कभी उधर धक्का, ये इंटिमा के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जाने लग जाते हैं। जब ये इंटिमा के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जाने लग जाते हैं तो ये इंटिमा के अंदर जाहिर सी बात है कि हमारी एंडोथीलियल लेयर है। एंडोथीलियल लेयर के अंदर जब एलडीएल जाता है तो सबसे पहले तो ये है कि फ्री रेडिकल्स वहां पर बन रहे होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स जो वहां पर ऑलरेडी बन रहे थे और वो भी हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से बन रहे थे, एलडीएल उन फ्री रेडिकल्स के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इंटिमा के अंदर जाके ऑक्सीडाइज हो गया एलडीएल। अब ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल जो अंदर एक्यूमुलेट हो गया और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है जो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हैं और जो टैग्स हैं वो भी अंदर जा रहे हैं, ये सारी चीजें अब इंटिमा में आ गई। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी जगह पर अगर आप कोई फॉरेन एजेंट को भेज दोगे तो वहां पर वो चुप करके वो जगह चुप करके तो नहीं बैठी रहेगी। मेरे घर में अगर चोर घुस आएंगे तो मैं डेफिनेटली शोर मचाऊंगी और मैं उनको निकालने के लिए कुछ करूंगी। तो अब जो हमारी एंडोथीलियल लेयर थी उसके अंदर ये चोर घुस के आ गए हैं, एलडीएल आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, तो ये चुप करके तो बैठा नहीं रहेगा। ये क्या करेगा, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एक्टिवेट करेगा, साइटोकाइंस रिलीज होंगे, कीमोकाइंस रिलीज होंगे, के बहुत सारे और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, इन्फ्लेमोसोम एक्टिवेट हो जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पर एक पूरा इन्फ्लेमेटरी कास्केड एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज शुरू कहाँ से हुई, एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल की एंट्री से। एंट्री के रिजल्ट में हुई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल खास तौर पे साइटोकाइंस कीमोकाइंस को एक्टिवेट करता है, इंटरल्यूकिन्स आ जाते हैं और यहाँ पर आपके पास अब आगे सारे इम्यून मीडिएटर्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी, आपके मोनोसाइट्स भी आ गए। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब मोनोसाइट्स आते हैं, मोनोसाइट्स आपको पता है कि ज्यादा एक्टिव नहीं होते, उससे एक्टिव फॉर्म वो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स आके मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हुए और मैक्रोफेजेस ने कोशिश की कि मैं इस एलडीएल को किसी तरह यहाँ से गायब करूँ, क्योंकि मैक्रोफेजेस आप पुलिस है ना, हमारी बॉडी की पुलिसमैन है। पुलिस आ गई और चोर को निकालने की कोशिश करी है। तो पुलिस का तरीका, इस वाली पुलिस का चोर को निकालने का ये होता है कि ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को अपने अंदर एक्यूमुलेट करती है। हमेशा मैक्रोफेजेस ये करते हैं ना, अपने अंदर उस चीज को लेके डिस्ट्रॉय करते हैं। तो मैक्रोफेजेस ने अपने अंदर, ये मैक्रोफेज और इसने अपने अंदर इस ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को ले तो लिया, लेकिन मसला ये था कि वो इसको मार नहीं सका। जब वो मार नहीं सका तो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल यानी एक कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म, एक लिपिड की फॉर्म मैक्रोफेजेस के अंदर एक्यूमुलेट होगी। और मैंने आपको पहले बताया था पहली वीडियो में कि मैक्रोफेजेस के अंदर जो लिपिड एक्यूमुलेटेड होता है उसको हम कहते हैं फोम सेल्स, उन सेल्स को। तो फोम सेल्स हमारे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का, इस तरह से बनते हैं, ठीक है। कि आपके पास एलडीएल अंदर आ गया और फोम सेल्स बन गए। अब इस सारे के रिजल्ट में मजीद क्या हो रहा है कि ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं। मजीद ग्रोथ फैक्टर्स क्यों रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि एक इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट हो रही है। इन्फ्लेमेशन हमेशा उस जगह पर मजीद चीजों को बुलाती है ताकि वहां पर की जो मसला चल रहा है किसी तरह रिजॉल्व हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मसला इंक्रीज्ड एलडीएल टैग्स की वजह से, लेकिन और इन्हीं का कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर हम
जो अंदर चोर आ गए थे उनको किसी तरह मार भी देंगे, तो बाहर चोर बहुत ज्यादा फिर रहे हैं, गली चोरों से भरी हुई है, मजीद चोर अंदर आ जाएंगे, उनको कितना कोई हम मार सकेंगे, वो उनको मारेंगे, मजीद चोर अंदर आ जाएंगे, तो चोर आते 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 यहाँ पर पूरा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बना के छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया कि सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी हुई, एंडोथेलियल इंजरी भी की वजह भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल था, और अंदर आके प्लाक बनाने की वजह भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ही है। ठीक है, तो एंडोथेलियल इंजरी दो वजह से हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ कि अंदर लाइपोप्रोटीन्स आना शुरू होगी, एलडीएल आ गया, जब वो सारी चीजें अंदर आने लगी तो हमारे पास मैक्रोफेजेस वहां पर आ गए, इंटरल्यूकिन्स आ गए, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होने लगी और फोम सेल्स बन गई, यहाँ तक बात होगी। अब हमारे पास जो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट हो गई है वो क्या करेगी। ठीक है, अब जो इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट हुई है बाकी सारा मसला वहां से होगा, मतलब प्लेटलेट एडहेजन मैंने हेडिंग दी है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन है। सबसे पहले तो जब आपके पास, अच्छा जी, तो इन्फ्लेमेशन जो मैंने आपसे कह रही हूँ ना, वो दोनों तरह से एक्टिवेट हो सकती है। एक तो ये जो प्रोसेस है इसके रिजल्ट में भी इन्फ्लेमेशन ही हो रही है, मतलब हमारे पास अगर कोलेस्ट्रॉल ने इंजरी की है और इंजरी के बाद उसने अंदर वो चला गया, मतलब चोर मैंने कहा जिस तरह अंदर चले गए और अंदर जाके भी उनने उनने भी इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट किया, और अगर हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया नहीं था हमारे पास और पहली चीज ही इन्फ्लेमेशन थी, मतलब एक सपोज जिस तरह हमने बात की कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट कोई चल रही थी, मतलब जैसे मैंने आपको एडिशनल रिस्क फैक्टर्स में बताया कि बॉडी में वैसे ही इन्फ्लेमेटरी स्टेट चल रही थी, तब भी आपके पास मतलब वो चीज भी इनिशिएट कर सकती है आपकी एंडोथेलियल सेल इंजरी को। वो दोनों तरह से रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास वहां पर एक चीज है जो इंजर होगी, वहां पर इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, इस प्रोसेस से तो इन्फ्लेमेशन किस तरह एक्टिवेट होगी ये तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन अगर बॉडी में इन्फ्लेमेटरी स्टेट है तो उसकी वजह से इंजरी किस तरह से हो रही होती है, उसकी वजह से ये होता है कि नॉर्मल हालात में ना कभी भी आपकी जो वेसल है उसके साथ कोई चीज चिपकती नहीं है, वेसल की वॉल के साथ कुछ भी नहीं चिपकता नॉर्मल हालात में, लेकिन जब बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट चल रही होती है ना, तो इन्फ्लेमेटरी स्टेट की वजह से एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर खुद ब खुद एडहेजन मॉलिक्यूल्स नजर आने लग जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके एडहेजन मॉलिक्यूल्स। एक बॉडी में इन्फ्लेमेटरी स्टेट की वजह से एंडोथेलियल सेल्स एडहेजन मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। ये एडहेजन मॉलिक्यूल्स ना अब जितनी भी चीजें उनको अपने साथ चिपकाने लग जाएंगे, एडहेर कराने लग जाएंगे, पहले जिसको वो नहीं चिपका रहे थे वो चिपकेंगी, जब वो चिपकने लग जाती है ना तो फिर वहां पर आपको पता है कि जब भी किसी जगह पर कोई एबनॉर्मल चीज चिपक जाती है तो वहां फॉरन बॉडी की इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन जब एक्टिवेट होगी तो दोनों हालात में सेम सिलसिला होगा। सिलसिला क्या होगा, चाहे इस वजह से इन्फ्लेमेशन आई है चाहे एडहेजन मॉलिक्यूल्स की वजह से इन्फ्लेमेशन आई है, दोनों हालात में होगा ये कि वहां पर आपके पास आएंगे मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होंगे, मैक्रोफेजेस अपने अंदर एलडीएल ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को कोलेस्ट्रॉल को एक्यूमुलेट करेंगे, फोम सेल्स बन जाएंगे, वो सारा का सारा कुछ इंटिमा के अंदर हो रहा होगा, ये सब इंटिमा के अंदर चला जाता है ना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मोनोसाइट सब एक्टिवेट होगी, उसके बाद अगली चीज आएगी हमारे टी सेल्स। अब टी सेल्स या तो ये है कि यहाँ पर जो लोकल इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट होती है उसके रिजल्ट में कीमोकाइंस रिलीज होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो भी टी सेल्स को एक्टिवेट करके लेके आ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट थी, मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, कोई वायरल इन्फेक्शन था उसके टॉक्सिन्स की वजह से भी टी सेल्स एक्टिवेट हो सकते हैं। 12 टी सेल्स किसी भी वजह से एक्टिवेट हुए थे, टी सेल्स भी यहाँ पर आएंगे। अब टी सेल्स यहाँ पर ना सिर्फ मजीद साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे, मजीद इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट करेंगे, मजीद डिस्ट्रक्शन करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ ये ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज करेंगे, जिससे आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोडक्शन और स्मूथ मसल सेल्स प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में हमें उस जगह की हीलिंग भी करनी होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, जब हीलिंग होती है तो हीलिंग बाय फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस तभी होगा जब वहां पर कोई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब है वहां कोलेजन, प्रोटीओग्लाइकेंस और ये सब कुछ आएंगे, और थोड़े बहुत स्मूथ मसल सेल्स भी। तो अब हमारे पास ये सब कुछ आ गया, ग्रोथ फैक्टर्स जो रिलीज हो रहे हैं वो ये काम कराने लग गए। तो आखिरी हमारा काम किया स्मूथ मसल सेल्स की वहां पर रिक्रूटमेंट एंड स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफरेशन। तो एक आपके पास जो कहानी शुरू हुई थी सिंपल लिपिड की एक्यूमुलेशन से, वो फैट शुरू में सबसे पहले फैटी स्ट्रीक्स बनते हैं, वो तो बहुत ही सिंपल चीज होती है जो कि किसी भी डिसऑर्डर के रिजल्ट में नहीं बनते, लेकिन होती सारी लिपिड एक्यूमुलेशन से कहानी स्टार्ट है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन आई उसके ऊपर, और इन्फ्लेमेशन के बाद अब आ गए वहां पर हीलिंग बाय फाइब्रोसिस टाइप स्टेट और स्मूथ मसल सेल्स और एक्स्ट्रा फाइब्रोसिस और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये चीजें जो स्मूथ मसल सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये खुद ब खुद नहीं आती, जाहिर सी बात है ग्रोथ फैक्टर्स इनको लेके आते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर्स कौन से होते हैं, आपके पास प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर होता है, आपके पास फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होता है, आपके पास ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा होता है, इनके नाम आपने याद रखने हैं, ये लिखने हैं आपने। ठीक है, ये ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे, वो इन चीजों को यहाँ पर लाएंगे, और फिर आपके पास क्या होगा कि अब जो यहाँ पर सारा लिपिड शिपिड एक्यूमुलेट हुआ था, जो इंटिमा के अंदर भी था इंटिमा के बाहर भी था, मैक्रोफेजेस थे, फोम सेल्स थे, लिम्फोसाइट्स थे, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और
कोलेजन इलास्टिक वगैरह आ गया और साथ स्मूथ मसल सेल्स की कैप बन जाएगी। अब बन गया हमारा टिपिकल एथेरोमा, जिसका एक लिपिड कोर था और एक फाइब्रस कैप थी। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा एथेरोमा जो है वो पक्का हो गया। अब दो बातें इसके बाद भी हो जाती हैं। फेट ऑफ एथेरोमा के अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। या तो ये एथेरोमा इस जगह पर फिक्स रहता है, अगर ये ठीक रहेगा, मतलब कोई इसमें मसला नहीं होगा, लेकिन अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन एक्टिव रहेगी ना तो ये प्रोन टू रप्चर होगा। ठीक है, ये आगे भी हम पढ़ेंगे जब मैं आपको एक्यूट प्लाक चेंज और वो सारी चीजें बताती हूँ। अभी ये पैथोजेनेसिस यहाँ पर खत्म होगी हमारी। किसी को कहीं भी कोई भी मसला होता है, यू कैन आस्क मी। अब हम मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।